भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हालचाल है? फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक। न्यूक्लियस का जेई नीट लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम वी सॉ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ डीके देखा था, उसके काफी सारे इक्वेशन देखा था। n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, लैम्बडा क्या होता है वो देखा था। हाफ लाइफ, मीन लाइफ देखा था। आज इस चीज को खत्म करने की इच्छा हो रही है, तो आज खास करके एक अलग टॉपिक है, ये कार्बन डेटिंग एक्टिविटी के साथ ही रिलेटेड है, तो मैं ले लूंगा उसको पहले। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट करेंगे एंड न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन से इस चीज को खत्म करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज कार्बन डेटिंग? जो भी फॉसिल्स हमको मिलते हैं अलग अलग टाइप के, आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड, मोहिंजोदड़ो सिविलाइजेशन 3000 साल पहले था, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज 3500 years बैक। हाउ डू दे फाइंड आउट कि ये कितना पुराना है? सपोज अपने को कोई फॉसिल मिला है, तो वो फॉसिल में से शायद वो कोई ट्री हो या कोई प्लांट हो या कुछ भी हो। हाउ डू वी कम टू नो हाउ ओल्ड दैट फॉसिल इज? This procedure is called carbon dating. Now, actually, every type of plant or any organism has two types of carbon. There are two types of carbon in an organism, in a fossil, let us say. One is 6C12. This is your normal carbon, atmospheric carbon, and the other is 14C, which is your radioactive carbon. Alright, ये अलग अलग कॉस्मिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ये कार्बन मिलता है। So 12C is your atmospheric carbon, 14C दोनों का है तो नीचे 6C, आइसोटोप से दोनों। So 6C12 is your atmospheric carbon, 6C14 is your radioactive carbon. The percentage proportion in a living organism, the proportion of 12C to 14C in a living organism is about 10 raised to 12 is to 1. Look at this proportion, please. So 12C is to 14C का proportion 10 raised to 12 is to 1 का होता। Now the real magic starts now. जब तक ये organism living है, plant या tree सब living है, तब तक ये proportion maintain रहता है 10 raised to 12 is to 1. But जैसे ही वो organism मर जाता है, the proportion of 6C12 becomes constant. अब वो ना तो 6C12 लेता है ना देता है, कुछ नहीं, 12C का proportion constant रहता है, but 14C का रेडियो एक्टिविटी चलता रहता है। So once the plant is dead, the activity, इन सबकी एक्टिविटी यूजुअली चलती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, the activity of 12C becomes constant. अब वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं, देगा नहीं, कुछ नहीं, 12C का प्रोपोर्शन, उसकी एक्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट, बट द एक्टिविटी ऑफ 14C गोज ऑन। जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, एक्टिविटी ऑफ 14C गोज ऑन, एंड एज अ रिजल्ट, सपोज बहुत साल बाद हमने खुदाई करके कोई भी बॉडी निकाला, तो हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि अब इस मोमेंट पे जब हमने खोद के निकाला है तो 12C कितना है और 14C कितना है, एंड फिर उसकी इनिशियल एक्टिविटी के साथ कंपेयर करके, आफ्टर कंपेयरिंग, सो एट टाइम t द एक्टिविटी of 14C is measured. We compare it with the activity of 14C at the time of death of the plant or anything as a result, and we find time t. दिखने में बहुत ही आसान प्रोसीजर है, वेरी सिंपल। जो फॉसिल मिला है उसका 14C का एक्टिविटी कितना है वो मेजर करो,
इनिशियली जब प्लांट मरा होगा तब 14C का एक्टिविटी कितना है वो फाइंड आउट करो, एंड यू नो यूजिंग द आइडिया R इज इक्वल टू RO e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, हम उसका टाइम आउट फाइंड कर सकते हैं कितने टाइम पहले ये प्लांट मर चुका है। बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको प्रोसीजर बताने के लिए बताया, जस्ट एन आइडिया। आई एम गोइंग टू टेक अ सम एंड आई एम गोइंग टू फाइंड ऑल दिस, एंड एज अ रिजल्ट विल फाइंड आउट कि कितने टाइम पहले ये प्लांट मरा होगा। एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दिस? नो प्रॉब्लम्स, ओके लेट अस मूव ऑन। मैं करने जा रहा हूं आपकी बुक में से SP20, you know it's a very lovely SP20, and I hope you can open your books. This is I'm doing this from Arihant's Master Resource Book in Physics by DB Singh, और उनमें से ये मैं SP20 उठा रहा हूं। So let's find out what it says. पहले डेटा वेटा लिखेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको लॉग्स याद है, क्योंकि आज फिर से यूज करने पड़ेंगे लॉग्स, बगैर लॉग्स के तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक्टिविटी n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी वगैरह में लॉग्स नहीं है तो कुछ नहीं है। ओके वो मैंने आपको यहां पे लिखवा के दिए थे, याद है ना कि लिखूं फिर से? याद तो हो गए, अच्छी बात है। ओके तो SP20 अब बहुत शांति से देखना होगा। यू नो अ 25 ग्राम पीस ऑफ चारकोल, 25 ग्राम चारकोल का टुकड़ा। आई एम श्योर यू ऑल नो, यू नो प्लांट्स मर जाते हैं, ट्रीज मर जाते हैं, फॉसिल बन जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलसा बन जाते हैं, चारकोल वगैरह सब डेड रिमेन्स का ही फंडा है। 25 ग्राम पीस ऑफ चारकोल इज फाउंड इन सम ruins ऑफ एन एंशिएंट सिटी। द सैंपल शोज अ 14C एक्टिविटी। सो 14C की एक्टिविटी कितनी है? 250 decays per minute. I am not converting anything right now. I'm just keeping it in decays per minute. How long has the tree of this charcoal that is came from has been dead? तुमको find करना है कितना टाइम हुआ इसको मरे। Okay. Half life और 14C, T half, सब कुछ 14C का ही होगा, क्योंकि उसी की एक्टिविटी देख रहे हैं। 5730 years. Ratio of 14C is to 12C in a living sample is 1.3 into 10 raised to 12. The whole is minus 12 is to 1. Okay. So अगर तुम 12C को 1 पकड़ो तो 14C को 1.3 into 10 is to minus 12, मतलब 10 is to 12 यहां ले जाओ तो बात तो वही हो जाती है। So this is the idea of the original में इतना था। Okay. Now we start. Okay. हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 25 ग्राम चारकोल में कितना 6C12 होगा सबसे पहले? अच्छा सर T हाफ को कन्वर्ट कर दो ना, लैम्बडा चाहिए। ओके वी नो T हाफ इज 0.693 बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज 0.693 बाय T हाफ, एंड T हाफ ये रहा। Now somebody will tell me, sir, I know 1 year is 3.16 into 10 raised to 7. आपने लास्ट टाइम बताया था 1 year is 3.16 into 10 raised to 7 second. I know that. तो ये आंसर सेकंड में आ जाएगा, नॉट एन इशू। बट हमको अगर साल में फाइंड आउट करना है, यू नो फाइंड द आंसर इफ आई वांट इट इन इयर्स, आई माइट टेंड टू कीप दिस एज इट इज। अगर मेरा फाइनल आंसर, क्योंकि अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, वो तो कर दूंगा, फिर फाइनली आंसर सेकंड में आएगा, उसको फिर से मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी अ लिटिल यू नो थोड़ा इधर उधर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जरूरत नहीं है उसकी। ऑल्सो अब तुम बोलोगे सर अगर आप इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर वो डीके एक्टिविटी वगैरह जो लोगे फॉर्मूला, तो उसमें आर और आरओ तो जो भी होगा वो सेम यूनिट में रखूंगा, तो उसमें तो अगर लैम्बडा ईयर में है, ईयर इनवर्स में है, तो टी भी ईयर में आ जाएगा। सो नॉट एन इश्यू एट ऑल, आई एम कीपिंग दिस एज इट इज। एंड अगर तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं इसके बाजू में ईयर लिख देता हूं, ताकि आपके मन में या मेरे मन में कोई शंका ना हो। ओके, आई एम कीपिंग दिस एज इट इज, आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज कैलकुलेशंस। ऑलराइट, ओके, नाउ इनिशियली एट टी इक्वल टू 0। अच्छा पहले तो कितने हैं अभी फिलहाल? इन 25 gram charcoal, the number of 12C is,
अच्छा भाई 12C का आपको पता ना, इन 12 ग्राम देर आर 6.02 इंटू 10⁻23। सो इन 25 ग्राम कितने होंगे? सो नंबर ऑफ 6C12 इन 25 ग्राम कोल, चार कोल या व्हाट आर वी लुकिंग एट? Anything? Okay. People, I need your absolute attention here. So 25 into 6.02 divided by 12. So number of 12C is 25 into 6, छोड़ो ना 0.02 सर, divided by 12. और अब तुम बोलोगे सर 12 मार दो यार, कोई दिक्कत नहीं, 25/2 into 10⁻23। अच्छा इतने नंबर हैं 12C के, तो 14C का कितना होगा? अच्छा वी नो, अभी तुमको बताया हुआ, ये रहा तुम्हारा रेशियो, नंबर ऑफ 14C अपॉन नंबर ऑफ 12C इज कितना? 1.3 इंटू 10⁻⁻12। तो मुझे नंबर ऑफ 14C चाहिए, तो नंबर ऑफ 12C को यहां ले जाऊं मैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ 14C इज नंबर ऑफ 12C, ये रहा 25/2 इंटू 1.3। अरे तुमने 10:23 तो लगाया ही नहीं सर, गलती से मिस्टेक ना हो जाए। ओके नाउ या तो आप 25 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 1.25 आ जाएगा, एंड 1.25 इंटू 1.3, भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है ना, तो है ना 169 ही होता है ना 13 का स्क्वायर। ओके तो थोड़ा सा कम ले लो, 165 के आसपास ले लो, 1.65 16.5 इंटू 23 माइनस 12 is 11. So this is 1.65. I'm just taking a round off figure. आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यार, करना है तो कर दो। 1.3 divided by 2 is 0.65. So 25 into 0.65. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11, 12, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13, 14, 15. वो मैन क्या बात है, 16.25 ये एंजॉय करने के बाबा, जबरदस्त। ओके तो मस्त आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ 14C मिल चुका है ना। पब्लिक पूछेगी सर नंबर ऑफ 14C से हमको क्या लेना है देना है? भाई नंबर ऑफ 14C जो है ना, वो आपको एक्टिविटी देगा, इनिशियल एक्टिविटी। ये नंबर रहा होगा जब वो मरा होगा। सो इनिशियल एक्टिविटी is R0 is lambda n0। ओके ये lambda n0 ये रहा, lambda मेरे पास ये है 0.693 अपॉन 5730, ईयर में कन्वर्ट करना है तो कर लो, इंटू 1.63 इंटू 10⁻12। आई थिंक यहां पे तुमको ईयर में सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो 3.16 इंटू 10⁻7। तो ये आपको आएगा, द आंसर विल बी इन डीकेस पर सेकेंड, एंड हमको चाहिए डीकेस पर मिनट में, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इतना कर लो, लेट अस डू दिस। 0.693 कैन बी टेकन एज 0.7। इज समवन डूइंग इट? सो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने 3 0 यहां से यहां ले लिया, तो ये 5.7 बन गया। ये 3 0 यहां ऐड कर दिया, तो दिस बिकम 10⁻10। 12 माइनस 10 बिकेम 2। 0.693 को 0.7 ले लिया, 1.63 को 1.63 ही रखा, सो दिस 5.7 इंटू 3.16 ये रहा। 10⁻2 को मैंने यहां करके 70 कर दिया, एंड 70 इंटू 1.63 इज करीबन 114, एंड 5.7 इंटू 3.16 मल्टीप्लाई करके देख लिया, करीबन 18 होता है, एंड 18 6 108 करीबन, एंड उसको करीबन मैंने 6.2 जैसा ले लिया है। दिस इज जस्ट अ राउंड ऑफ फिगर। 6.2 डीकेस पर सेकेंड सर, पर हमको डीकेस पर सेकंड में नहीं मांगता है, हमको डीकेस पर मिनट में चाहिए। अरे बाबा तो 60 से मल्टीप्लाई करना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। करीबन 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 बहुत सारे करीबन हो जाते हैं। 6 2s are 12, 6 या 36 37,
करीबन 372, मैं 370 के आसपास ले रहा हूं यार, अच्छा नंबर रहता है 370। आप आंसर चेक करते जाइएगा हर एक स्टेज पे, मैं हर एक स्टेज पे आंसर आपको दिखाता जाऊंगा। ओके, तो R0 मिल गया है, मतलब इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, जब ये प्लांट मरा होगा या कुछ भी मरा होगा, तब उसकी एक्टिविटी थी 370 डीकेस पर मिनट, और आज की तारीख में उसकी एक्टिविटी है 250 डीके पर मिनट। तो वी नो, हम इस मामले की पूरी जानकारी रखते हैं, R इज इक्वल टू R0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। तो चलो जी, तो R कितना है, R कितना है सर, 250। भाई ये भी डीकेस पर मिनट, ये भी डीकेस पर मिनट, दोनों का यूनिट सेम है, तो अपने को कुछ डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस आप वही देख लेना कि दोनों का वो सेम हो, वो बोले तो यूनिट सेम हो। एंड इसको मैं उड़ा रहा हूं क्योंकि अब आंसर आने की तैयारी है, दिस इज माय लास्ट स्टेप, सो आई नीड एवरी पॉसिबल स्पेस देयर इज। So I'm going to take this off and I'm going to prepare myself for a lovely showdown. Okay, so what do I get? 250 by 370. Now look at the steps, huh? If you want to get rid of the minus, इसको पलटा दो. So e raised to lambda t is 370 by 250. Take logs. हमारी तैयारी पूरी है। एंड सर कमाल करते हो, नीचे 250 है। मैंने आपको हमेशा बताया आई लव नीचे 250 बिकॉज इसको 4 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से नीचे 1000 हो जाएगा, जो हमारे लिए लवली है। सो इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, आई विल टेक द 1000 डाउनस्टेयर्स। 7 4s are 28, 2 3 4s are 12, 13 14, 1480 by 1000. This is 1.48, करीबन 1.5. I love 1.5. And now take logs. So log to the base e of e raised to lambda t is log to the base e of 1.5. ये lambda t बाहर जंपिंग हो गया, log e to the base e. Okay, and log e is 1. And log to the base e को log to the base 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 log to the base 10 1.5। लॉग अगर आप देखते हो, देखने लायक चीज होती है, तो log 1.5 is 0.1761. Let's ditch 61. Okay, so this is what it is. सर हमको तो t चाहिए बिल्कुल चाहिए जी। So t is 1 by lambda into 2.3 into 0.17। अब यहां पे जो हमने लैम्बडा ईयर में लिए रखा था ना, ईयर इनवर्स में, वो सही था। सो टी लैम्बडा वाज 0.693 by 5730, तो उसका पलटी हो गया, तो 5730 by 0.693 मतलब 0.7 into 2.3 into 0.17। नाउ तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मल्टीप्लाई करने के, तो जिंदगी मल्टीप्लिकेशन में निकलेगी। 2.3 into 17, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 6 and 3 9, 0.39 करीबन 0.4, तो 5730 into 0.4 डिवाइड बाय 0.7। तो ये 0.4 और 0.7 में से पॉइंट को मैं डिच मार देता हूं, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 7। And now what do I have? 3 4s are 12, 7 4s are 28 29, 5 4s are 20 22 divided by 7, 7 3s are 21, 7 3s are 21 नहीं आएगा, 7 2s are 14, 14 बच गया, ये 5, 7 7s are 49 and 0। करीबन 3270 साल। तुमको जो ऑप्शन दिया होगा ना, उसमें इस तरह के ऑप्शन होंगे, 327 years, 3200 years, 3800 years, 5000 years, इस तरह का। सो गेटिंग दिस ऑप्शन इज इज क्वाइट इजी। यहीं पे तुमको अंदाजा आ जाएगा, जैसे पहला और दूसरा रखोगे ना, 3 2 और फिर 0 0 देख लोगे, तो तुमको अंदाजा आ जाएगा कि ये आंसर सही है। हमारा आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच खा रहा है थोड़ा बहुत या नहीं खा रहा है?
करीबन करीबन वो उनके तरीके और होते हैं भाई, अपना तो यार लॉजिकल तरीका है, अपने तो छोटा छोटा, अब जैसे 1.5 है, एक्चुअली 1.48 था, थोड़ा कम ले लिया, हम बगैर उसके कैलकुलेटर के इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं. सो माइट एज वेल हैव अ लुक. एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. मैं कुछ एक्टिविटी के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी लाया हूं आपके लिए. सो लवली, आई एम लुकिंग एट, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम लुकिंग एट. आई एम लुकिंग एट नंबर, ये बहुत बढ़िया नंबर था, घर पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें. एग्जाम्पल 6 देख रहा हूं मैं. आई डोंट नो द पेज नंबर. एग्जाम्पल 6 देख रहा हूं. I'll just take this off and then we'll look at example number 6. थोड़ा बहुत इसी तरीके का वर्कआउट होगा. वो लॉग देख के एकदम लॉग ही हो जाओगे. So example 6, what does it say? It says, in a chemical analysis of a rock, the mass ratio of two radioactive isotopes is found to be 100:1. तो mass 1 by mass 2 is 100:1. Okay. The mean lives of the two isotopes, tau 1 is 4 into 10 raised to 9 year. भाई ईयर देख के परेशान ना हो जाए. And tau 2 is 2 into 10 raised to 9 year respectively. If it is assumed that at the time of formation the atoms of both isotopes were in equal proportion. Okay, number of atoms of 1 and 2 are same at t equal to 0. Okay, were in equal proportion. Calculate the age of the rock. तो t find करना है. Ratio of atomic weights of both isotopes, W1 by W2 is 1.02:1. Okay, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है. ओके जी, सबसे पहले अब यहां पे मास दे रखा है या एटॉमिक वेट दे रखा है, पर नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं हुई है. सो सबसे पहली बात, हाउ डू वी गेट नंबर ऑफ एटम्स? नाउ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हाटएवर इज ऑब्टेन्ड एज, नंबर ऑफ एटम्स is the mass of the sample upon the atomic weight. सर ये कैसे आया? अच्छा, सपोज मास ग्राम में है, जितना भी बॉडी का मास है, एंड एटॉमिक वेट इज इन ग्राम पर मोल. तो डू यू एग्री, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल चढ़ जाएगा ऊपर. तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है तुमको इस इक्वेशन से बढ़िया अंदाजा बैठ जाएगा. सो नंबर इज इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक वेट. तो N1 by N2 मिल जाना लाजमी है यहां पे. सो N1 इज M1 by W1 एंड N2 बहुत ही शांति से M2 by W2. आई थिंक वी हैव M1 M2 का रेशियो है, W1 W2 का रेशियो है, तो शुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम. N1 by N2 is M1 by M2 into W2 by W1. I think substitution will be the trick. M1 by M2 100:1 and W2 by W1 1 by 1.02. ये 1.02 हमारा भोंपू बजा देगा, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई. 100 by 1.02 करीबन 99.8 जैसा हो सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा तिरम खानी करने की जरूरत नहीं, करीबन 100 ही ले लो. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बढ़िया रहता है. Also, now at time t, we know for isotope 1 हमारे पास इक्वेशन है N1 is N0 e raised to minus lambda 1t. याद रखिए दोनों के पार्टिकल सेम है at time t equal to 0, ये सबसे बड़ी बात है. एंड फॉर आइसोटोप 2, N2 is N0 e raised to minus lambda 2t. टाइम दोनों का सेम है, पर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 दोनों के अलग अलग होंगे. ओके, अरे वाह, N1 by N2 तो सर हमारे पास है ना, मस्त. ये रहा, कोई दिक्कत की बात ही कोई नहीं है. सो डिवाइडिंग 1 and 2, सो N1 by N2, इफ यू आर नोटिसिंग N0 उड़ जाएगा,
So what are you left with? E raised to minus lambda 1t over e raised to minus lambda 2t. तो ये e raised to minus lambda 2, ये minus lambda 2t को ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा? बताओ तो सही। ये मिल जाएगा, ये माइनस लैम्डा 2t ऊपर चढ़ा तो लैम्डा 2t हो गया। सो लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 1t, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। मस्त। n1 बाई n2 भी है, इजंट इट अ बिग जलसा पार्टी? n1 बाई n2 ये है 100। एंड अभी लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यूज डालेंगे, लॉग्स लेंगे। एक बार देख लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड उड़ा दूं। कितना वक्त बचे है? 5 मिनट है। ओके, सो आई एम टेकिंग आउट दिस। मैं इधर से उड़ाना शुरू करूंगा ताकि अपने को जो भी मिला है, ये टाउ 1 और टाउ 2 को सब्स्टिट्यूट करना है अभी। तो एंड आपने लैम्डा 2 लैम्डा 1 टाउ 2 टाउ 1 को ईयर में ही रखा होगा, तो आपका टीवी ईयर में ही आएगा, ध्यान रहे। सो व्हाट डू वी हैव? ध्यान से, therefore e raised to, भाई you remember tau is 1 by lambda, तो lambda is 1 by tau, तो 1 by tau 2 minus 1 by tau 1 the whole into t is 100। log लेने की तो अभी देर है, पहले इसको तो थोड़ा निपटा लूं। टाउ 2 टाउ 2 कभी भी जल्दी में रहोगे ना तो लफड़ा हो जाएगा। यहां 2 यहां 2, तो 4 2 माइनस 1 1, सो e रेज टू t बाय 4 इंटू 10 रेज टू 9। आ गया जी, मौका आ गया। अब ले लो लॉग्स, मैटर इज क्लोज्ड, टेक लॉग्स। तो ये बड़ा वाला बार जंप कर जाएगा, t ओवर 4 इंटू 10 रेज टू 9। लोगी इज लॉग ऑफ 100 टू द बेस e। इसे हम हमारी भाषा में इजी पीजी जापानीजी कहते हैं। भाई लॉग 1 तो होता है 0। अब यहां पे डिजिट्स देख लो, 1 2 3, 3 में से 1 गई, कितना बचा? 2 पॉइंट। सो आई विल हैव टू टेक दिस ऑफ टू गेट माई फाइनल आंसर। मस्त एकदम। लेट्स सी, जरूरत पड़ेगी तो और भी उड़ा देंगे। सो दिस इज 2.3 इंटू 2.0। वाह, 2.3 इंटू 2 4.6। सो टी बाय 4 इंटू 10 रेज टू 9। लोगी इज 1 एंड दैट इज 4.6, इज इट? या 4.6। इसको यहां ले लो जी, 4.6 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू 9। सो 10 रेज टू 9 इथों ईयर्स में आंसर है। 6 4 24, 2 4 4 16, 16 17 18, 18.4 इंटू 10 रेज टू 9, या फिर 1.84 इंटू 10 रेज टू 10 years. Kindly check that please. What say? Is it looking like the answer? Yes, sir. वेरी वेल, बहुत बढ़िया। टनाटन कैलकुलेशन करके रिलेटिवली। अब यहां पे अगर 1.02 भी आप ले लेते ना, उससे कुछ खास फर्क पड़ने ही नहीं वाला था। सो दैट इज वाई आई डिच्ड वो 1.02 को उड़ाई दिया वहां पे। जो भी मेरे को फर्क पड़ना है वो 100 से ही पड़ना है। ओके, सो दिस इज हाउ आई टुक इट। हैव अ लुक। आई थिंक वी आर डन नाउ। व्हाट से? व्हाट से बड़ी? ओके, आई थिंक वील गो फॉर्थ। एंड एक और सम करना है, एंड वो सम है राउंड 1 का 71। आई होप यू कैन गो टू राउंड 1 का 71। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। राउंड 1 का 71, बहुत बढ़िया सम। लेट्स सी। You can at least write down the data. That is most important. At least write down the data. पता तो चले कि डेटा क्या है बेटा। राउंड 1 का 71। It says half life of radon is 3.8 days. T half is 3.8 days.
the time at the end of which 1/20th of the radon sample remains undecayed. So n is NO by 20. 1/20 remains undecayed. कितना होगा वो टाइम, वो फाइंड करना है. सर आसान है, आसानी है यार, कोई दिक्कत है ही नहीं. वी नो n is equal to n0 e raised to minus lambda t. सब्स्टिट्यूट करने की जल्दी में मत रहना. n की जगह NO by 20 is NO e raised to minus lambda t. और जब लैम्बडा बाहर आ जाएगा तब देखेंगे. खास मैंने हम ये इसलिए लिया था, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट नंबर रिमेनिंग अनडिकेड, मतलब ये बचा हुआ है. ओके, 1/20th of the original is left, so n is 1/20. Alright, so this is 1/20 e raised to minus lambda t. You can write it as 20 raised to minus 1, and as a result you can ditch the minus, so e raised to lambda t is 20. And now take logs. Shall we take logs? भाई इसका सोल्यूशन लाएगा कौन? मैं लाऊंगा, मतलब ऐसा तुमको बोल रहा है, मैं लाऊंगा. तो लैम्बडा टी लोगी, सर बहुत बार किया जिंदगी में लोगी, एंड ये लॉग ऑफ 20 टू द बेस ई, जिसको मैं तुरंत, क्योंकि मुझे आंसर फाइंड करना है अत्यंत, लैम्बडा टी. सर अब लैम्बडा को चेंज कर दो ना, ओ की डोकी आप बोलते हैं तो लैम्बडा को 0.693 बाई टी हाफ कर देते हैं, एंड 2.3. वैसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको log 2 पता नहीं होगा टू द बेस 10. तो 20 कितनी डिजिट्स, 2, 1 माइनस करो कितना हुआ 1 पॉइंट, एंड 2 का 3010. ओके, एंड अब मुझे फाइनली टी चाहिए. टी चाहिए, टी हाफ को वहां ले जाना चाहिए. टी चाहिए शाम सुबह, टी चाहिए. टी मतलब चाय, बराबर, टेंशन नहीं लेने का. सर इसका क्या करो? 1.3 को 1.4 लेके 0.7 से डिवाइड कर लूं, करना है तो कर दे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. 3.8 into 2.3, that is going to be the main thing. 8 3s are 24, 3 0 9 10 11, 8 2s are 10. 8 2s are 10 क्या, 8 2s are 16. तू भी है ना, कमाल करता है. 3 2s are 6 and 1 7, 4 ये 7 ये 8. 8.74 into 2, मतलब करीबन 16 पॉइंट समथिंग, 16 17 के आसपास होना चाहिए करीबन. लेट अस से एनीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स है. 16 पॉइंट समथिंग 17 के आसपास आंसर होना चाहिए. कैन समवन टेल मी, इज दैट राइट और इज दैट ब्राइट? इज इट ओकेश? 16.5. लुकिंग एट द वेरियस ऑप्शंस दैट यू हैव, क्या क्या है अलग अलग ऑप्शंस? अलग अलग ही है. 13.8, मतलब इसके 16.5 17 के करीबन करीबन आसपास कुछ नहीं होगा, राइट? यस सर. बस बस, तो फिर तो वी आर गुड. ओके, तो 7.17 days 16.5 days is going to be your lovely option. ओके, इसके साथ हमारा एक्टिविटी वाला कार्यक्रम खत्म होता है. कोई और एक्टिविटी वाले सम है क्या? पहले देख लेता हूं फाइनली खत्म करने से पहले. ये एक मस्त है, यू विल लव दिस. राउंड 2 का 35. काइंडली लुक एट राउंड 2 का 35. जस्ट ऑन अ चांस मैंने देख लिया इसको, एंड मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा तो मैंने ले लिया इसको. एक अच्छी चीज हमको अंदाजा दिलाता है ये. सो राउंड 2 का 35 ऑन द डेक. नाउ इट सेज द रेडियोएक्टिविटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ विस्की ड्यू टू ट्रीटियम का टाउ हाफ 12.5 साल है. उसमें थोड़ा कुछ लिखने में गड़बड़ हुई होगी तो 12.5 कर दीजिए, 12.5. was found to be only 3%. So activity is 3% of initial activity. Of that measured in a recently purchased bottle marked 7 years old. So bottle is 7 years old. ये 7 years end में डालेंगे. The sample must have been prepared about. ये सैंपल कितने टाइम पहले प्रिपेयर हुआ होगा ये फाइंड आउट करना है. अच्छा, तो टाइम फाइंड आउट करना है, कितने टाइम पहले का करीबन सैंपल होगा. अच्छा, सपोज इनिशियल एक्टिविटी, जब ये सैंपल प्रिपेयर हो रहा है, इनिशियल एक्टिविटी इज 100%. एक टी हाफ के बाद एक्टिविटी कितनी हो गई होगी? टी हाफ के बाद एक्टिविटी हो जाती है 50% हाफ. एक और टी हाफ के बाद
कैन यू टेल मी एक्टिविटी कितनी हुई होगी? 25%, 50 का हाफ। एक और टी हाफ के बाद एक्टिविटी कितनी हुई होगी? 12.5। एक और टी हाफ के बाद कितनी हुई होगी? एंड एक और टी हाफ के बाद करीबन 3.125। अगर आप देखो मेरी एक्टिविटी करीबन 3% है। सो कितने टी हाफ हुए? 1 2 3 4 5। सो टाइम फॉर एक्टिविटी टू बिकम 3% is 5 tau half, 5 t half, सॉरी भाई टी हाफ कितना? 12.5। तो 5 इंटू 12.5 करीबन 5 5 25 125 forza would be how much? 500 and 125 625, so 62.5 years, बराबर। सो 3% हो जाने में 62.5 years एंड 7 साल की बॉटल, सो एंड 7 years ऑफ बॉटल, सो टोटल टाइम T is 62.5 plus 7 which is 69.5 years. I think करीबन 70 years के आसपास का प्रेपरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? लुक एट द आंसर्स प्लीज। Yes, sir. बरोबर, करीबन 70 साल पहले ये प्रिपेयर किया होगा और फिर 7 साल पहले बाटली में भरा तब से एक्टिविटी उतनी रह गई, तो 70 साल पहले प्रिपेयर किया हुआ ये सैंपल है। सो दिस इज द आइडिया। लेट मी मूव ऑन। और अब मैं जाता हूं बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट वगैरह पे। हमने बोर्ड में इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, सो देयर इज नॉट टू मच टू डिस्कस। मैं जस्ट एक छोटा सा आइडिया दे करके इसके कुछ सम्स देता हूं एंड देन वी शैल मूव ऑन। ओके, सो सबसे पहले जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है, सपोज देयर इज एन एटम, consider an element, so idea is what? Binding energy. We're going to call it EB. So if suppose consider an element XZA, तो भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is Z, number of neutrons is how much? A minus Z. So, and if you consider mass of each proton to be MP, mass of each neutron to be Mn, so what should be the total mass of the nucleons? Total mass of nucleons is ZMP plus A minus Z Mn. But when you compare this total mass with the mass obtained by using experimental mass spectrometer, तो वो मास हमेशा कम आएगा न्यूक्लियस का। If measured mass of nucleus is M, then we see that ZMP plus A minus ZMN will be greater than M. तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको पता ही ना हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट and is measured as delta M. I think I'll write it in blue. Delta M is ZMP plus A minus ZMN the whole minus M. And this much mass गया कहां? This much mass has been converted into energy which is used to hold the particles of the nucleus intact and is called binding energy. This mass is converted into energy which is used to hold the nucleus intact, called binding energy, and is Einstein का equation E is equal to mc square से हमको ये आंसर मिलता है. So EB is delta M into c square. हमको ये भी पता है कि अगर डेल्टा एम यूनिट में हो
1 unit mass is equivalent to an energy of 931.5 MeV. So अगर आपका डेल्टा एम यूनिट में है तो we are going to multiply it with 931.5 MeV per c square to find out the binding energy of the nucleus. We already know this, but a more important term, more important than binding energy, of course, is binding energy per nucleon. I am taking this off. कोई question यहां पे? So more important is binding energy per nucleon, because you know ये एक वैल्यू देगा, पर इस वैल्यू से मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि हर एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी से बाउंड है. सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is a more important term for me. So to cut a long story short, when we divide binding energy by mass number, I get binding energy per nucleon. So EBN is EB by A. Okay, it's a very important term. And why is EBN important? So EBN denotes the stability of the nucleus. And there was this graph, you remember? There was this graph of binding energy per nucleon with respect to mass number हमने देखा था. And you can see that graph in your textbooks also. And if you see that graph, you will understand that 30 से कम जो मास नंबर वाली एलिमेंट्स है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. 170 से ज्यादा जिसका मास नंबर है उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. मास नंबर 30 से 170 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल. तो कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा मैं, टिप्स. Between 30 to 170 Be per nucleon EBN is high, so elements are stable. अगर आपको याद हो आयन का सबसे हाई था 8.75 MeV per nucleon for 26Fe56, तो that was a very important idea. तो वो एलिमेंट्स का न्यूक्लियस तोड़ पाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एज अ रिजल्ट ये हो नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई दे आर मोस्ट स्टेबल. ए लेस देन 30 हो या ए ग्रेटर देन 170 हो, ये दोनों क्लासेस के एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है. फॉर ए लेस देन 30 एंड ए ग्रेटर देन 170 EBN इज लेस, सो एलिमेंट्स आर अनस्टेबल. एंड हमने ये भी कहा था कि 170 से ज्यादा हो अगर, तो हर चीज को स्टेबल होना है, हर एलिमेंट को स्टेबल होना है. व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक इनटू टू, एंड वो दोनों का मास नंबर कम हो जाने से वो स्टेबिलिटी के उसमें आ जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द एलिमेंट्स विल बिकम स्टेबल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन. छोटी एलिमेंट्स हो वो दो कंबाइन हो जाएंगी और बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, फिर से स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट दे विल बिकम स्टेबल. नाउ द क्वेश्चन दैट आर समटाइम्स आस्क्ड आर हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, सो लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. एनर्जी रिलीज्ड, सपोज एन एलिमेंट X जिसका मास नंबर अलग हो गेट्स कन्वर्टेड, बड़ा मास नंबर है, into two elements Y and Z. बराबर. तो ये जो बड़ा एलिमेंट है X वो टूटता है और बनता है Y plus Z. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. एनर्जी रिलीज्ड इज फाइनल बाइंडिंग एनर्जी मतलब ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस
initial binding energy. So binding energy of Y plus binding energy of Z minus the binding energy of X. So energy का इक्वेशन है ये. एंड याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी हाई है, लेट अस से इनकी टोटल है 100 MeV और इस अकेले की थी 90 MeV, तो ये ग्रेटर है ये लेस है तो ही एनर्जी रिलीज होगी. अगर ये 90 MeV है और ये 80 MeV है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. ये रिएक्शन करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. बात समझ रहे? सो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट टिप में लिख देता हूं कि एनर्जी इज रिलीज्ड ओनली इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स greater than binding energy of reactants. If this is not so, if binding energy products is less than binding energy of reactants, then energy has to be supplied. ये रिएक्शन खत्म करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. I want you to jot this much down people, nothing else. बस इतना जॉट डाउन कर लीजिए. हम एक आध न्यूमेरिकल करने की कोशिश में है. लेट अस सी हाउ फार वी कैन गेट. ओके, मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 58 करने जा रहा हूं जी. राउंड 1 का 58 मस्त न्यूमेरिकल है ये. कोई और है मेरे पास? ये है ना, SP25 भी है, SP28 भी है. पहले राउंड 1 का 58 कर लेते हैं. आई होप यू रिटन दिस डाउन. क्या कौन सा राउंड था? कौन सा राउंड था बाबूजी? राउंड 1 का 58 हम भूल गए थे. क्या कहता है राउंड 1 का 58? जॉटिंग डाउन डेटा है मेरे बेटा, जॉटिंग डाउन डेटा. ओके, कित्थों है राउंड 1 का 58. ओके, व्हाट्स इट? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN for lithium 7 नीचे दिया हुआ है 5.6 MeV and for He4 is 7.06 MeV. क्या चाहते हैं? Then the energy of the reaction क्या है? lithium 7 plus proton gives twice He4 will be कितना एनर्जी रिलीज होगा. ओके भाई, टन टारा. चल भाई याद रखिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है. सो EB फॉर लिथियम 7. भाई लिथियम 7 में मास नंबर कितना है? 7 न्यूक्लियंस, हर एक की 5.6 MeV पर न्यूक्लियन है. तो 5.6 MeV per nucleon multiplied by 7 nucleons, how much does that come out to be? 39.2 MeV. Well, I should have written here, my mistake. I should have written here MeV per nucleon, MEV per nucleon. मैंने यहाँ पे EBN लिखा है तो मुझे लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, पर सही रहता है ये. अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर He4. भाई He4 का कितना है? 7.06 इंटू 4 कितना होगा? 28.24 है ना. भाई कुछ करने मत लग जाना, 2 H ही है. तो धीरे धीरे से twice of 2 He4, this 2 into 28.24
मेरा आंसर आ चुका है फॉर He4, यही लिख दें 56.48। भाई इतना नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को? है, नजर आ रही है? ओके, तो 56.48। सर नजर नहीं आ रही है, ओके तो वहां चलते हैं, जगह खाली है। 56.48 MeV सही पकड़े ना? हाँ बस भाई आप देखो, प्रोडक्ट का एनर्जी 56.48, रिएक्टेंट का एनर्जी 39.2, सो एनर्जी रिलीज्ड, इसका तो कुछ नहीं है, we'll call it Q is equal to energy for products minus वही फॉर्मूला, energy of reactants, that's 56.48 minus 39.20, so this is like 28, and 56 minus 39 is 17, so 17.28 MeV लगता है ऐसा? चेक कीजिए, बराबर है, ये आपका आंसर आ चुका है 17.28 MeV। ऑलराइट, तो इस तरह पूरा वर्कआउट होता। मैं एक और करने जा रहा हूं ऐसा ही, दिस इज लाइक SP28, आई वॉन्ट यू टू लुक एट SP28। SP28 करने जा रहा हूं, स्टे विथ मी। SP28, व्हाट डज इट से? It says neon 23 decays in the following way, reaction दिया हुआ है, 10 neon 23 becomes 11 Na23 plus -1 E0, beta particle है, plus anti-neutrino. Okay, find the minimum and maximum kinetic energy of the beta particle. Atomic masses of 23 Ne कितना दिया हुआ? Ne23 का 22.9945 यूनिट, एंड मास ऑफ 23 Na, भाई गलती से मिस्टेक मत कर देना, 22.9898 U। ओके भाई, सो इसकी एनर्जी चाहिए हमको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मास डिफेक्ट फाइंड करके एनर्जी का आइडिया आपको मिलेगा। नाउ मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम इज मास ऑफ एनी, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ 23 Ne माइनस मास ऑफ 23 Na। जल्दी जल्दी, अगर 9945 माइनस 22.9898 कितना हो रहा है? 0 पॉइंट। अब ये 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज 7। यहाँ पे 3 हो गया, 3 नहीं चलेगा तो यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। 13 माइनस 9 इज 4 एंड 8 1 इज 0 0, ओ 0.0047 U, एंड एनर्जी 10, सो मैक्सिमम एनर्जी is E is equal to delta M into C square, and delta M अगर U में हो तो multiply by 931.5 MeV, तो कितना है? 0.0047 into 931.5, बहुत ही शांति से 1 2, तो आप चाहो तो 0.47 into 9.31, 0.47 को आप 5 लेना चाहो तो भी ले सकते हो, 9.3 रख लो ये, सो 9.31 into 47, 7 1 7, 7 3 21, 7 6 7 9 7 4 1 4, 3 4 12, 9 4 36, 37, 4 point something आना चाहिए आंसर। 4 and 1 5 5 7, 7 and 6 is 13, 4.37, that's करीबन 4.4। So the energy of this beta particle is between, minimum तो 0 होगी, is between 0 MeV and maximum will be 4.4 MeV। So 0 MeV से 4.4 MeV तक की एनर्जी
इस बीटा पार्टिकल की रहेगी. ओके, व्हाट आई एम लुकिंग एट नाउ, आई एम लुकिंग एट वन मोर सम. आई एम लुकिंग एट sp25. प्लीज लुक एट sp25. मस्त नंबर, ये भी कम नहीं. sp25. फिर मैं फ्यूजन की और फिशन की बातें करता हूं. लेट अस सी फिशन फ्यूजन की बातें इस लेक्चर में हो पाएंगी या उसके लिए एक छोटा सा कुछ लेना पड़ेगा. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 40 CA. न्यूट्रॉन को रिमूव करना है 40 CA में से. सो रिएक्शन, अच्छा पहले डेटा लिख लें. 40 CA का मास कितना है? 39 पॉइंट. अब इसमें ना उन्होंने डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ करी है जो मैंने चेंज करने की कोशिश करी है. 962589U. 20 CA 39 का मास, इसमें गड़बड़ है, 38.97669. यू कैन मेक दैट चेंज इन योर बुक. मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.08665 U, and 1U has been given as 931.5 MeV. Okay, तो find the energy required to remove a neutron. तो सबसे पहले तो अपने को रिएक्शन देखना पड़ेगा, रिएक्शन किस तरह होता है. सो 2040 कैल्शियम और वो बन जाना है 20 कैल्शियम 39 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1. ओके, तो दिस इज माई रिएक्शन. And what I'll have to do is I'll have to find out mass defect. Mass defect is delta M is mass of reactants minus mass of products. So this is mass of 20 calcium 40 minus mass of calcium 39 minus mass of neutron. चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गंभीर. 39.962589 माइनस, भाई कतई कोई कैल्सी नहीं यूज करेगा, 38.97669. ये काम करते इसके साथ ही मैं न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दूं ताकि बात आगे चले. 1.008, उन्होंने क्या दिया? 8665. कम्बा खत्म आ रहे, कितना लंबा ले लेते. अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहां 5, 9 and 6 is 15, 6 and 6 12 13, 8 and 6 is 14 and 1 15, 7 1 is 8, this is 9, 39.985355. My God, सर मास डिफेक्ट नेगेटिव है, जानता हूं बेटा. तभी तो ये रिएक्शन एनर्जी देगा नहीं, ये मुझे रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन होने वाला है. बराबर है. सो दिस व्हाट इज, तो 39 पॉइंट, अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से ये माइनस करना है. सो 5 में से 9 नहीं जाएगा, 9. अच्छा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं है कोई. क्या करोगे? 39.985355 माइनस 39.962589. 15 माइनस 9 इज 6. सर बचपन में ये सब करते थे जी. बिल्कुल बिल्कुल. 12 माइनस 5 इज 4, ये 2, ये 2, ये 0. सो 0.022766. इज देयर एनीवन हु इज चेकिंग दिस? प्लीज चेक. सही है भाई, तुम हो कि ना हो? कमाल है. As delta M is negative, so energy will have to be supplied. और वही पूछा उसने, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन.
सो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। वो डेल्टा एम को नेगेटिव लेना सिर्फ एक वो था 0.0227766 इंटू 931 ही है ना 0.5 भी है तो 2.2766 मल्टीप्लाई बाय 9.315 9.3 एंड 2.2 करीबन 20 के आसपास। चेक इज देयर एनीवन हु इज चेकिंग? Yes, sir. करीबन 20 MeV के आसपास की एनर्जी मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में लग जाएगी। एंड आई थिंक आई नीड टू डू वन मोर सम, द लास्ट सम ऑफ द डे। राउंड 1 का 91 कमिंग अप ऑन द डेक नाउ। It says a source contains 2 phosphorus radionuclides 15p32 जिसका T half है 14.3 days and 15p33 जिसका T half है 25.3 days. Okay. Initially 10% of decay comes from 13p मतलब initially 15p33 के 10% न्यूक्लियाई है इनिशियली। सो एट t इक्वल टू 0 10% न्यूक्लाइड्स आर ऑफ p33 लिखा है ना 33। अगर 10% 33 के है तो 90% किसके होंगे? 32। सो अगर तुम कहो दैट इज फॉर 33p इसका 10% है इसका 90% है ये 9 गुना है। सो 33p का x हो तो 32p का कितना होगा? 9x। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? इनिशियली 10% न्यूक्लियाइड 33p के हैं तो 90% 32p के होंगे। सो ये 10 है ये 90 है तो ये 9 टाइम्स है। तो अगर तुम 33p के x पकड़ते हो तो 32p के कितने हो गए? 9x। एंड एट टाइम t हाउ लॉन्ग वन मस्ट वेट अंटिल 90% टू डू सो। ओ एंड एट टाइम टू ये स्टेटमेंट ही है सब कुछ। एट टाइम t इक्वल टू t 0 नहीं लिया। 90% न्यूक्लाइड्स आर ऑफ 33p and 10% are of 32p. So anybody can tell me इस बार 33p और 32p का क्या प्रपोर्शन होगा? 32p का अगर हुआ y तो 33p का कितना होगा? 9y। y मिठाई वाला। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रपोर्शंस? ओके अब ये 32p 10% है तो 90% 33p है तो ये इसको y ले लिया तो इसको 9y ले लिया। अब फॉर 32p I'm going to use n is equal to n0 e raised to minus lambda 1 t। तो 32p मैं इसको इस्तेमाल करूंगा 32p को। y इज ओरिजिनल कितना था? 9x इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा 1 32p का कितना है भाई? 14.3 लगा देते हैं ताकि एंड में दिक्कत ना हो। इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर 33p n2 इज n02 n01 है e रेस टू माइनस लैम्बडा 2t। 33p का फाइनल कितना है? 9y। 33p का ओरिजिनल कितना था? x e रेस टू माइनस उसका 33p का टी हाफ कितना? ये सर लैम्बडा और आप टी हाफ लगा रहे हो, कमाल करते हो पांडे जी। लैम्बडा इज 0.693 बाई टी हाफ। कोई मुझे रोक भी नहीं रहा है, ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने टोका। बट डोंट वरी आई एम अलाइव आउट हियर। सो 32p का है ना ये 14.3। सो ई रेस टू माइनस 0.693t अपॉन कितना है इसका? 33p का 25.3। अगर आप दोनों इक्वेशन को एकदम बड़े ध्यान से देख रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड
कि I can divide 1 and 2. And what am I going to get by dividing 1 and 2? So y by 9y is 9x by x e raised to minus 0.693t by 14.3 over e raised to minus 0.693t by 25.3. ये गया ये गया ये गया ये गया. So 1 by 9 is 9 into e raised to. तुम क्या चाहते हो, किसको ऊपर लेना चाहते हो? मैं एक काम करता हूं, माइनस को कॉमन बाहर रखता हूं. 0.693t 1 by 14.3 minus 1 by 25.3. Don't worry, I'm going to set this straight. And this is 1 by 81 is e raised to minus 0.693. And this is how I get rid of the minus sign. मैं 1 by 21 वो 81 is to minus 1 और वो माइनस दोनों को हटा दूंगा and I will find out my answer. Alright, so let's see how much answer comes out. Those who are watching it can start doing it. अगर आपको आंसर आ जाता है, आप इसको होमवर्क में बताइए, मुझे कमेंट में बताइए. Alright, so I'm going to find out the answer. Okay, let's find out the answer here. So 81 is e raised to 0.693t. I am not actually going to solve it. I'm going to take logs. Take logs. क्योंकि वो सारा तिरुम खानी लॉग्स में ही करते हैं. ये 0.693t और ये नीचे आ गया. Now I can divide it, no problem. Log e, and this is log e of 81. Okay. 81 is 3 3s are 9 and 9 9s are 81. I think 3 raised to 4. So 2.3 log to the base 10. 3 raised to 4. तो सस्ता पड़ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा. अब इसका कुछ हो करना पड़ेगा. तो नीचे 14.3 into 25.3 and 25.3 minus 14.3, I think that would be 11. Okay, is equal to 2.3 into 4. ये jump कर गया. Log 3 to the base 10. भाई log 3, anybody? Log 2 is 0.3010. Log 3 is 0.4771. So 11 into 0.7, that's 77. 75 लेना है तो भी चलेगा. 7.5t over 14.3. एक राउंड अबाउट आंसर मिल जाए तो खुशी के गीत गाएंगे. 3 4s are 12, 4s are 9, 9.2 into 0.47. ओके, तो अब बाजू वाले को उठा के इसको ले लेते हैं. लेट अस फाइंड द आंसर. जगह की जरूरत सबको होती है. ओके, मैं इतना उड़ा देता हूं so that I can find out the answer. टी को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो दिस इज 9.2 into 0.47. I don't worry too much about what answers will come. 14.3 into 25.3. The whole divided by 7.5. 7.5 2za is 15. 7.5 2za वर्कआउट होगा नहीं होगा, कुछ और कर सकते हैं. ये 9.2 into 0.47, that's 9 into 0.5, that's 4.5. 4.5 into 14.3 into 25.3. Is there any way I can wriggle out of this mess? No, I cannot. 7 3s are 21 and 7.5 3s are 22.5. 7 2s are 14 भी नहीं चलेगा. कमाल करते हो. ये 45, ये 75. मैं इसको 9 5s are 45 and 15 5s are 75. Does it make any difference? No difference, sir. 15 से भी जाएगा. 5 3s are 15. 5 15 से कैसे जाएगा? 15 1s are नहीं यार, 15 5s are क्या यार. 15 3s are 45, 15 5s are 75 and ये जाएगा 5.1 जैसा करीबन. And this is 15.3 into 14.3 and 14 into 15 करीबन 200 के आसपास
मुझे आंसर लग रहा है करीबन 208। अच्छा है, मुझे मिल गया 208 डेज। दिस इज माय आंसर। ऑलराइट, सो दिस हाउ वी डू इट। एंड गेस वर्क करना बहुत जरूरी होता है। आप गेस वर्क करोगे तभी आपको पता चलेगा कि सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एंड जस्ट बाय हैविंग ए राउंड अबाउट आंसर आप चेक करो कि ये सही है नहीं है क्या है। सो यू विल बी एबल टू गेट योर प्रैक्टिस इन दैट। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में फिजन फ्यूजन देख लेंगे फटाफट, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं तो फटाफट करा दूंगा आपको मैं, डोंट वरी। टिल दैट टाइम होमवर्क जो दिया हुआ है कमेंट्स में उसको कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय बाय।